Welcome back to all the viewers. In this part, we will discuss about the features, problems and policies of agriculture. So एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी है, लेसन नंबर 3 अगर हम कह दें तो वो भी सही है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, लेसन नंबर 3 ही इसको मान के चलते हैं। ये हमारा जो टॉपिक रहेगा ये हो जाएगा आपका फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। यानी एग्रीकल्चर के लिए क्या फीचर्स, पॉलिसीज़ और तमाम चीज़ें रही हैं, तो उसको हमारा यहाँ पे आज का टॉपिक रहेगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा है, सबसे पहली बात हमको ये देखना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है इन द इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक इज़, यहाँ पे हम देख लेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन इंडियन इकोनॉमी। ठीक, इकोनॉमी। तो अभी का पहले सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो हम लोग यही देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इम्पोर्टेंस पता चल जाएगा तो हमको बाकी सारी चीज़ों का अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या चीज़ें हैं। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट कि कंट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं कि भाई इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है। तो फर्स्ट ही पॉइंट हम ले लेंगे, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। तो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी की अगर बात की जाए तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, ये हमको पता ही है पहले से। और हमारे यहाँ के मोर देन 50% लोग जो है वो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। तो जो जीडीपी का इसका वो है कि जब प्लानिंग प्रोसेस चल रहा था, यानी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू जीडीपी हैज़ बीन रेंजिंग बिटवीन 51 टू 14.2% फॉर डिफरेंट ईयर्स, थ्रू इट हैज़ टेंडेड टू डिक्लाइन ओवर टाइम। यानी उस टाइम जो है 51% लगभग शेयर हुआ करता था और धीरे धीरे डिक्लाइन करके वही लगभग 14.2% तक जो है, जितने प्लानिंग जब तक चला है तब तक की बात की जा रही है। हाईएस्ट परसेंटेज वही जब फर्स्ट प्लान बनाया गया था, यानी ये आपका 1950 टू 51 वाली बात यहाँ पे की जा रही है, उस समय बनाया गया था। और उसी तरीके से फिर धीरे धीरे करके हर बार रिड्यूस होता गया, यानी नंबर ऑफ परसेंटेज जो था कंट्रीब्यूशन का धीरे धीरे कम होने लगा। लोग जो धीरे धीरे दूसरे सेक्टर्स में जो है मूव ऑन करने लगे अपने जॉब के सर्च में, तो इस वजह से इसके साथ ये हुआ। नेक्स्ट जो है इसमें वो है आपका सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। सप्लाई ऑफ वेज गुड्स सेकंड पॉइंट हमारा हो जाएगा। सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट देख लें, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स में क्या होता है। तो प्रोडक्शन ऑफ वेज गुड्स जो होते हैं वो सेंट्रल सिग्निफिकेंस होते हैं क्रॉप फार्मिंग के। वेज गुड्स क्या होते हैं, तो वेज गुड्स जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में हम ले सकते हैं, जैसे आपके पास है वीट, राइस, पल्सेस एक्सेट्रा, यानी दाल चावल जो है, ये सब जो सारी चीज़ें यही सब हमारे वेज गुड्स में आते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो इंडिया में है वो लगभग, जितनी हमारी अभी प्रेजेंट आबादी है, लगभग 135 करोड़ लोगों को जो है एग्रीकल्चर सेक्टर ही खाना पीना ये सब मुहैया कराता है। ये सारी चीज़ों को जो है एग्रीकल्चर सेक्टर ही प्रोवाइड कराता है हमको, या प्रोवाइड करता है हमको। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर को लेके चलना है, एग्रीकल्चर को छोड़ना नहीं। तो ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर हम देख लेंगे इसमें जो है वो आपके पास है स्मॉल होल्डिंग्स। स्मॉल होल्डिंग्स, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्मॉल होल्डिंग्स। तो स्मॉल होल्डिंग्स वाले में क्या होता है कि जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी लोगों के पास जो ज़मीन वगैरह जो मौजूद था वो काफ़ी स्मॉल साइज़ का हुआ करता था। ठीक है, स्मॉल साइज़ का मतलब कि जो
इंडियन एग्रीकल्चर हुआ करता था वो काफ़ी, जो लोगों के पास ज़मीन वगैरह अवेलेबल थी, मतलब इसका मतलब होता है स्मॉल साइज ऑफ फार्मर्स लैंड अंडर कल्टीवेशन, यानी कल्टीवेशन के लिए जो ज़मीन हमको मिलती है वो काफ़ी कम थी उस टाइम। तो इसकी वजह से जो है सब्सिस्टेंस आउटलुक फार्मर का जो था उसमें वो था, यानी सब्सिस्टेंस आउटलुक मतलब कि वो केवल प्रोड्यूस करते थे अपने बेचने के खाने के पर्पज़ के लिए, बेचने के पर्पज़ के लिए नहीं कर पाते थे। उसी में हमारा नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट है आपका लैंडलॉर्ड टेनेंट कन्फ्लिक्ट। तो लैंडलॉर्ड टेनेंट कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि जो हमारे ज़मींदार हुआ करते थे और उसके ज़मीन पे जो काम करने वाले लोग होते थे, दोनों के बीच में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेटेड एरिया जो होता था वो टेनेंट ही करता था, यानी टेनेंट ही कल्टीवेट करता था सारी चीज़ों को, लेकिन वो मालिक नहीं होता था, मालिक होते थे आपके जो लैंडलॉर्ड्स होते थे। तो एक ये भी एक तरीके का है जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा गड़बड़ रहा है। उसके बाद फिर आपका हमारे पास जो है बैकवर्ड टेक्नोलॉजी रही है हमेशा से। स्टार्टिंग में तो काफ़ी सारा बैकवर्ड टेक्नोलॉजी रहा है, टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ भी नहीं था, एग्रीकल्चर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। उस समय हमारे पास जो बैल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था खेतों को जो है वो करने के लिए। तो इस वजह से इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये रखा गया कि भाई एग्रीकल्चर को किस तरीके से हम जनरेट करें, यानी क्या पॉलिसीज़ या क्या मेजर्स रखे जाएं जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा जो है वो हो पाए। तो ये तो हो गई कुछ बातें जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। फिर हमारे पास कुछ पॉइंट्स इसमें जो हैं वो हो जाएगा आपका कि इम्पॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की नज़र से अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। ये तो हमको आपको पता ही है कि लगभग हमारे देश के लगभग 50 से 60% आबादी आज भी जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, यानी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को करती है और उसी में अपने आप को एम्प्लॉयड मान के एम्प्लॉयमेंट अपना देख रही है। तो एक तरीके से ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट रहा है कि हम इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात है कि जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वो उसको भी झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है हमारे इसमें। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें शामिल हैं कि हमारा जो सबसे ज़्यादा ट्रेड वाला जो पार्ट रहा है, नेशनल ट्रेड की बात कर लें, इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर लें, दोनों में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वही सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किए जाते रहे हैं और किए जाते हैं आज भी। उसके बाद फिर हमारे पास जो हम देख लेते हैं नेक्स्ट, इसीलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है, फिर जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है आपकी, जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आज चल रही है, करने को तो भाई उसमें मशीन वगैरह भी हम लोग सप्लाई वगैरह करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री अगर चलती है किसी चीज़ से तो वो चलती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के एक्सचेंज की वजह से, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, उनकी वजह से हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भी चल रही है काफ़ी सारे, यानी बैकबोन हो गया एक तरीके से हमारे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जितनी भी इंडिया में प्रिवल कर रही है, सबका बैकबोन हमारा क्या है तो एग्रीकल्चर ही है। फिर आपका है एग्रीकल्चर लैंड एंड जो है उसके रिलेटेड एसेट्स वगैरह जो होते हैं वो भी यूज़ होते हैं हमारे नेशनल वेल्थ के मेजरमेंट में, यानी कि हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड वगैरह जो है वो हमारा जो नेशनल इनकम लोग निकालते हैं तो नेशनल इनकम के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये पूरा हमारा हो गया लगभग जो है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात हो गई। अब हम देख लेते हैं कि हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या फीचर्स हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम देखना है हमको, पहला तो हमने इंपॉर्टेंस देख लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अब वो दूसरा हो जाएगा फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, जो क्या क्या फीचर्स रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर के। तो सबसे पहली बात है
कि यहाँ पे हो जाएगा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो हमारे पास ये हो जाएगा जो प्रोडक्टिविटी रही है। ये सब हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर रखा है एक बार, लेकिन फिर इस चैप्टर में फिर से, क्योंकि एग्रीकल्चर पे ही पूरा चैप्टर बेस्ड है, तो थोड़ा सा और हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हमको पता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उनकी जो प्रोडक्टिविटी की बात की जा रही है वो काफ़ी लो लेवल की रही है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है उसमें पॉइंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास एक और है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का सिंपल और आसान मतलब होता है जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम करते हो। जैसे काम करने के लिए ज़रूरत है 3 लोगों के, वहाँ 4 लोग काम कर रहे हैं, तो 3 तो एम्प्लॉयड हैं, इन 4 में से 3 तो एम्प्लॉयड हो गए, बचा एक जो है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहलाता है, क्योंकि उसकी वहाँ ज़रूरत नहीं है लेकिन तब भी वो वहाँ पे वर्क अपना कर रहा है, इसलिए वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट दिखता है। तो ये हमारा फीचर एक तरीके से हमारे आज के एग्रीकल्चर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखना चाहें तो नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा कि हाई वल्नरेबिलिटी। हाई वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि हम लोग जो आज भी हैं रेनफॉल पर डिपेंडेंट हैं। अगर बारिश होगी तो खेती इस साल अच्छी होगी, बारिश नहीं हुई तो खेती हमारी गड़बड़ हो सकती है। आज भी हमारे पास फार्मिंग मेथड्स इतने अच्छे नहीं हैं या फिर इरिगेशन फैसिलिटीज़ इतनी बढ़िया नहीं है जिसकी वजह से हम लोग अपना ये चीज़ों को मतलब इरिगेशन को अपना बढ़ावा दे पाएँ। उसके बाद है फिर आपका फिर है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि हम लोग जो पहले प्रोड्यूस करते थे, हमारा मेन मोटिव हुआ करता था कि हम प्रोड्यूस करेंगे केवल उतना ही जितना हमारे खाने भर का हो जाए, यानी हम बाहर क्या बेचना है क्या करना है वो सब हमारे यहाँ था ही नहीं, मतलब कॉमर्शलाइजेशन नहीं था, सीधा सीधा हम जो प्रोड्यूस करते थे वो खाने पे ही डिपेंड करते थे। उसी तरीके से हमारे पास जो हम यूज़ करते थे, यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल इनपुट्स, यानी हम लोग यूज़ करते थे ट्रेडिशनल इनपुट। ट्रेडिशनल इनपुट का मतलब होता था कि भाई उस समय ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे, हार्वेस्टर नहीं थी, तो सारा कुछ जो है हम लोग या फिर हाथ से करिए या फिर आप बैल वगैरह की मदद से जो है उसी तरीके से खेती। ये तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी ये विशेषताएं हमारी एग्रीकल्चर की आज भी कई सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में एग्रीकल्चर के साथ इसी तरीके का होता है। उसके बाद हमारे पास जो लैंड होल्डिंग थी, स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग थी, यानी जो लैंड होल्डिंग्स हम रखते थे वो छोटी थी और काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड थी। स्कैटर्ड मतलब काफ़ी सारा बटा हुआ था। तो इसकी वजह से जब खेती करने का टाइम आता था तो उस टाइम हमारे पास प्रॉब्लम ये आती थी कि अगर हम किसी एक ज़मीन पे अभी खेती का काम करें तो फिर अगले ज़मीन पे जाने के लिए काफ़ी समय लगता था, फिर काफ़ी दूर होता था, फिर अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हो पाता था उसमें। उसी तरीके से हमारे पास फिर है कि हम लोग क्या करते थे कि जो हमारे टीलर और ओनर हुआ करते थे, यानी जो कन्फ्लिक्ट रहता था हमेशा से, और आज भी है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन ओनर एंड टीलर, यानी जो टिल्लर होता था और जो ओनर होता था दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हमेशा से मौजूद रहा है और आज भी है, क्योंकि वो कभी से कभी भी सही नहीं हो सकता। वो एज इट इज़, मतलब एक होता ना चलता रहता वाला काम है, तो चलता ही रहता है। तो टीलर्स हमेशा जो है बेचारे मेहनत करते हैं और पूरे खेत को जो है सींचने का काम करते हैं, लेकिन उसके रिटर्न में उनको क्या मिलता है? कुछ नहीं। खेत का छोटा सा टुकड़ा मिलता है, उसी में उनको एडजस्ट करना पड़ता है लाइफ टाइम तक। उसमें भी जो है कर्ज वगैरह अगर ले लिए तो वो भी दिक्कत है, कर्ज लेने के बाद फिर वो उसी में पूरा उनके उम्र और पुश्तें निकल जाती थी केवल उस रीपेमेंट के प्रोसेस में ही, क्योंकि रीपेमेंट का कोई ख़ास प्रोसेस नहीं होता था, ना ही कुछ खास फिक्स रहता था, जैसा ज़मींदार को ठीक लगे वैसा रीपेमेंट होता था। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, कुछ फीचर्स हैं हमारे एग्रीकल्चर के, जो कि बस डिपेंडेंस है, रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, प्रोडक्टिविटी आपकी कम थी, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट तो आज भी देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उसी में एग्रीकल्चर सेक्टर में है। फिर सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब अपने लिए फार्मिंग करना, फिर ट्रेडिशनल तरीक़ों से फार्मिंग करना, ज़मीन हमारा छोटा और बटा हुआ होना, फिर कॉन्फ्लिक्ट होना। तो ये सब हमारे जो भी पॉइंट हमने देखा वो भी आज इंपॉर्टेंस देख लिया कि इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारा भाई जीडीपी का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर देता है, वेज गुड्स हमको प्रोवाइड करता है, फिर जो है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमको देता है,
नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का सब बैकबोन जो है एग्रीकल्चर ही माना जाता है। फिर एग्रीकल्चर लैंड से जो है रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को जनरेट होती है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस और फीचर्स की बात होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने आगे की चीज़ों को, जो कि होंगे आपके प्रॉब्लम्स और रिफॉर्म्स वगैरह के बात करेंगे, साथ ही साथ ग्रीन रेवोल्यूशन भी देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।